नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है कौन तोड़ेगा चक्रव्यूह, 7 सीटों का चक्रव्यूह। जी हाँ, महाभारत के का जो युद्ध हुआ था उसमें चक्रव्यूह बनाया गया था और उस चक्रव्यूह के 8 द्वार थे। 7 द्वार तो अभिमन्यु ने तोड़ दिए थे, लेकिन 8वां द्वार उनको तोड़ना नहीं आता था और इसलिए वो उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते, वहीं पर खेत हो गए थे। अब सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव है। यूं तो 8 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन एक सीट जो रामपुर की स्वार सीट है उस पर चुनाव अभी नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये फैसला नहीं हो पाया है कि अब्दुल्ला को अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार किया जाए या ना किया जाए। तो फिलवक्त उस सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 7 जो 8 सीटें हैं उनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें से सदस्यों की मृत्यु हो गई है, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और बाकी विधायक रहे हैं। तो और 2 लोगों की अगर हम बात करें, जैसे हमने रामपुर की बात की, स्वार सीट की, अब्दुल्ला को डिबार किया गया है। और उन्नाव की जो बांगर मऊ सीट है उसमें कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको भी डिबार किया गया है चुनाव लड़ने से। तो ये है कुल मिलाकर मोटी मोटी बात। और 7 सीटों पर चुनाव होना है। ये चक्रव्यूह के 7 द्वार हैं। कौन तोड़ेगा इन द्वारों को, कौन विजय फतह फहराएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सबकी प्रतिष्ठा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल ये है, इसलिए है क्योंकि 2013 में जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, 2019 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें से भारतीय जनता पार्टी को फूलपुर और गोरखपुर में हार का मुंह देखना पड़ा था। ये इसके लिए बहुत चेतावनी वाली बात थी। तो क्या इस बार पूरी सजगता, पूरी सक्रियता से पार्टी उतर रही है? क्या इस बार 7 की 7 सीटें जीत पाएगी? इसके लिए ये जीने मरने का सवाल होगा, क्योंकि बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यहां पर मेहनत कर रही हैं और लल्लू सिंह भी यहां पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो उनके पास पाने के लिए ही है, वो कितना पाते हैं ये काफी दिलचस्प होगा। बात करें बसपा की, अब तक उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अब उन्होंने उपचुनाव में भी हाथ आजमाने का फैसला किया है। पिछला उपचुनाव भी लड़ी थी, इस बार भी उपचुनाव लड़ रही हैं। उनको कितना माइलेज मिलेगा इससे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है पाने के अलावा। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो असली टक्कर उनकी भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि उनके पास इन 8 सीटों में से 2 सीटें थी, जिनमें से एक पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई है और उनके बेटे को वहां पर वो चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। लेकिन यहीं से बाहुबली, जो जौनपुर के बाहुबली हैं, सांसद भी रह चुके हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही सभी दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थीं। अब बारी 7 सीटों के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने की है, जिसके लिए हर सियासी दल अपनी ताकत झोंकने में लगा है। सत्ता की लड़ाई के लिए ये दंगल उतना दमदार तो नहीं, पर 2022 से पहले उपचुनाव का संग्राम सियासी दलों के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने 7 सीटों पर होने वाला विधानसभा उपचुनाव सत्ता पर बैठी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि इनमें से 6 सीटों पर उसी का कब्जा था और उसने अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए विपक्ष में विभाजन का फायदा उठाने के साथ सहानुभूति लहर और जाति समीकरणों का फायदा उठाने की कोशिश की है। टिकट बंटवारे से उसकी यह रणनीति देखी जा सकती है।
यूपी में मुख्य लड़ाई भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि कांग्रेस की हालत इतनी ठीक नहीं है। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और विपक्ष का कद उसके सामने बौना सा रह गया था। तब से मोदी नाम के सहारे भाजपा कई राज्यों में अपनी वैतरणी पार लगा चुकी है। यहाँ तक कि 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। यूपी में इससे पहले 13 सीटों पर 2019 में उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। अब एक बार 7 सीटों पर उपचुनाव के दंगल होने जा रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें उपचुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि योगी सरकार के कामों का हिसाब और पार्टी की जनता के बीच पकड़ कितनी मजबूत है, इसका टेस्ट भी होना है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक उपचुनाव के लिए पूरी बिसात बिछा चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। सिर्फ जौनपुर के मरहली में उसे सपा ने मात दी थी और मलिनी से सपा और पारसनाथ यादव विधायक बने थे। ऐसे में बीजेपी के सामने इन सीटों पर फिर से कमल खिलाने की चुनौती है। 7 सीटों में से 5 सीटें 2017 में जीते विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई हैं। यूपी में बीजेपी को सत्ता पर काबिज हुए लगभग 3.5 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में अब निर्वाचित विधायकों के पास सदन में बैठने का बहुत ज्यादा मौका नहीं होगा। सभी 8 निर्वाचित विधायक 1.5 साल से भी कम वक्त के लिए निर्वाचित होंगे। दरअसल 2022 में यूपी एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो ये चक्रव्यूह के 7 द्वार हैं, कौन तोड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। मुकेश राजपूत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद से। बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी। प्रदीप आदित्य जैन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप आदित्य जैन साहब आपका भी। और R.A. उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लखीमपुर से, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है उस्मानी साहब। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे मुकेश राजपूत जी का। मुकेश राजपूत जी, कल नामांकन करने की अंतिम तारीख है, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब इस वक्त आपका क्या कहना है, ये चक्रव्यूह के 7 द्वार कौन तोड़ेगा? शर्मा जी, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों को बोलने का इसमें अवसर दिया है, डिबेट में भाग लेने का अवसर दिया है। देखिए विश्वकर्मा जी, मैं और हमारे साथी भी सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है दिन पे दिन बढ़ रहा है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे अभी आप सहकारिता का चुनाव देखेंगे, और सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लीड ली है। लीड नहीं, विपक्ष के कहीं लोगों का अता पता। इसलिए मुझे मालूम पड़ता है जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, जिस तरह से लोगों में विश्वास, लोगों में हमारी सरकार के प्रति लोगों में विश्वास है कि कहीं पर भी लोगों के खेत सुरक्षित हैं, फसलें सुरक्षित हैं, बिजली पर्याप्त आ रही है, और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सबका साथ सबका विकास, कोई चाहे किसी समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा, कोई कार्यकर्ता परेशान नहीं है, सबके साथ न्याय हो रहा है, सबके साथ विश्वास है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले में ये 7 द्वार भारतीय जनता पार्टी जो जीतेगी और किसी दूसरे दल का खाता नहीं खुलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। प्रदीप आदित्य जैन जी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मेहनत कर रही हैं और आप भी लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन मुकेश राजपूत जी कह रहे हैं कि किसी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। भावना है वो दल के प्रति समर्पित भावना है। कांग्रेस की एक भी सीट इस उपचुनाव में पहले नहीं थी, लेकिन हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और हम समझते हैं चुनाव में ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि सारी सीटों पर मुकाबला कांग्रेस से होगा और कांग्रेस हर सीट पर सीधी लड़ाई में है। और मैं ये मानता हूं कि हम इन चुनाव में
2 या 3 सीटें अवश्य जीतेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है और एक माहौल है, लोग योगी जी को हराना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है यूपी में, योगी जी की सरकार है। और योगी जी योगी होते हुए भी संतों की हत्या अपनी आंखों से देख रहे हैं। छोटी छोटी बेटियों को, जिन्हें हम बेटी के स्वरूप को नवरात्रि में देवी कह के पूजते हैं, उनके साथ गैंग रेप हो रहा। अभी झांसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ, आज मऊरानीपुर के एक स्कूल के अंदर एक बालिका से 2 टीचरों ने रेप किया। तो वही कोई खौफ नहीं है। जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। ठीक है प्रदीप, ठीक है प्रदीप जी, कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत ही शुभ साबित होंगे, ये कह रहे हैं आप। आएंगे उस्मानी साहब, आपकी प्रतिष्ठा अभी बहुत दांव पर है, मल्हानी के अलावा भी आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है। माफ करिएगा, क्योंकि 2019 में फूलपुर और गोरखपुर में हराया था। ये उपचुनाव जो है, इसमें मुख्य जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी है, इसको सत्ता से उतारने के लिए जनता ने मन बना लिया है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जमीनी स्तर पे इस गवर्नमेंट के जो जन विरोधी कार्य हैं उनके खिलाफ सड़क पे उतर रही है। लगातार आज किसान परेशान है। धान की फसल जो है वो कट चुकी है और धान जो है 1000-1200 रुपए में भी कोई नहीं पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज कायम है। ऐसा कोई जनपद नहीं जहां पर बलात्कार की घटनाएं, हत्याएं नहीं हो रही हैं। अभी लखीमपुर खीरी में जो मैलानी नगर पालिका है, वहां के चेयरमैन के पति की हत्या कर दी गई। आज 3-4 दिन बाद डेड बॉडी से बरामद हुई है। लगातार जो है यही लखीमपुर खीरी की ही अगर हम घटनाएं, उत्तर प्रदेश तो बहुत जितनी घटनाएं हो रही, हाथरस की घटना आपने देखी कि जो ये दम्भ भरने वाली पार्टी है हिंदू धर्म का, पता नहीं कहां से ये एक आदेश रात में 2:30 बजे दलित बेटी का जो है वो उसको जला दिया। ये कितनी शर्मनाक हो रही है। जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी और समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में 7 की 7 सीटों पर झंडा फहराएगी। ठीक है सर, 7 की 7 सीटें आपको मिल जाएंगी। तो मुकेश जी क्या करेंगे? ठीक है, आपके बात। भूपेंद्र जी जल्दी से आपका कमेंट, क्या कर रहे हैं? सारी पार्टियां दम तोड़ रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम सोबर तरीके से कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कि हम फाइट दे रहे हैं, हम जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? ऊंट किस करवट बैठेगा? विश्वकर्मा जी, मैं बोलूं? जो समाजवादी पार्टी परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी के लिए, वहां पर मनोज सिंह को उतार करके एक बड़ा दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। और जो देवरिया की सीट है, देवरिया की सीट पर क्योंकि गोरखपुर का प्रभाव काफी ज्यादा रहता है और देवरिया पर एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतार करके बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने, और कांग्रेस ने भी थोड़ा सा इस दांव को खेला है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों सीट थोड़ी सी फंस सकती हैं। हाँ, ये परंपरागत वोट को बनाए रखने के लिए जो बागरमऊ की सीट थी, जो जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर की जो सीट थी, उनके परिवार को टिकट ना दे करके, या जैसे कमल परिवार को टिकट ना दे करके एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश किया है बीजेपी ने। अब ये समय बताएगा कि चेतन चौहान की सीट हो या कमल रानी वरुण की सीट हो, जो सुरक्षित सीट है, उस पर अन्य प्रत्याशी उतार करके। देखिए, बांगरमऊ में तो खैर वहां जनता का थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ, सेंगर के खिलाफ काम कर रहा था। वहां पर कुछ प्रकरण ही ऐसा था। लेकिन ये है कि जो टक्कर किसके बीच है, जल्दी से बताइए। टक्कर तो वहां पर भी नहीं, पूरे 7 सीटों पर जल्दी से। 7 सीटों पर टक्कर हमें ऐसा लगता है कि सपा और भाजपा के बीच में रहेगी। कांग्रेस अभी केवल देवरिया सीट को छेड़ करके मुझे नहीं लगता कि कहीं और टक्कर देने की पोजीशन। ठीक है, मुकेश राजपूत जी, प्रदीप आदित्य जैन जी ने बहुत ही शानदार तरीके से कहा कि
आपकी दलीय प्रतिनिष्ठा है और आपको बोलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है और थोड़ा कानून व्यवस्था का भी मुद्दा अभी कई जिलों में उभरा, तो बहुत आसान राह नहीं है आपकी। विश्वकर्मा जी, मैं तो चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के नेताजी कहा कि उनकी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से, मैं तो यही कल्पना करता हूं। मुझे लगता है कहीं पर भी कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की आपस में लड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी इर्द गिर्द नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। नहीं तो कानून दिवस नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किससे है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप से लोहा ले रही है? टक्कर किसी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से ये लोग लड़ेंगे। ये प्रयास, ये आपस में दूसरे पे कौन आए, तीसरे पे कौन जाए, चौथे पे कौन जाए, ये इनका आपस में कंपटीशन होगा। भारतीय जनता पार्टी का इनका किसी से कोई ठीक है प्रदीप, ठीक है प्रदीप आदित्य जैन जी जवाब ले रहे थे सर प्रदीप जी से। ठीक है प्रदीप आदित्य जैन जी, मुकेश जी कह रहे हैं कि आप लोग नंबर 2, 3 और 4 की लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव में ये कभी नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा। इन्हें ये मानना चाहिए, हमारे झांसी से लगे हुए जहां उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, चारों तरफ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ये पूरी सीटें हार रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि इनकी कई सीटें सहानुभूति लहर के आधार पे ये लड़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था, अभी जैसे हमारे भाई ने बताया, जो धान की खरीद है, हमारे झांसी के अंदर भी एक बोरा धान नहीं खरीदी गई। कल जब हम गए, हमने उसको डांटा, फटकारा। धान खरीद शुरू हो गई है, धान खरीद चालू हो गई है, कल हुई, कल मैं 1 तारीख से हुई थी, लेकिन नहीं, वो दलाल व्यापारियों के बीच में आरएफसी और दोनों के बीच में जो गठजोड़ था राजपूत जी, उससे खरीद नहीं रहे थे। कागजों में 1 तारीख से शुरू हो गई थी, लेकिन केंद्र पे एक बोरा नहीं था। कल हमें 3 घंटे वहां बैठना पड़ा। वो कहने लगे इसमें नमी बहुत ज्यादा है, इसमें कूड़ा है, फिर उसको सारा प्रदीप जी समस्याएं हैं। ठीक है प्रदीप जी समस्याएं हैं, लेकिन प्रदीप जी समस्याएं हैं, लेकिन कांग्रेस के पास भी कुछ कम समस्याएं नहीं है। आपके बारे में अभी तक यही कहा जाता है कि आपकी पार्टी का संगठन अभी पूरा खड़ा नहीं हो पाया है। लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और पहले से बेहतर संगठन मिला है, लेकिन हमारे कैंडिडेट इतने मजबूत हैं। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि मैं 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी। अभी जैसे हमारी जो स्थिति है, हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 से 3 सीटें हम आज की डेट में जीतने की स्थिति में, और ऊंट किस करवट बैठेगा पूरे कैंपेनिंग के दौरान, ये हमें बाद में मालूम पड़ेगा। हो सकता है एक चमत्कार हो और हम हर सीट पर जीतने की स्थिति में हो, तो ये पहले से नहीं कहा जा सकता। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है सर, लेकिन आप तो अभी से चमत्कार के भरोसे पर बैठे हैं। क्या प्रियंका गांधी का चमत्कार कुछ चलेगा? क्योंकि पिछले 2 चुनाव भी लड़ा चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, अभी तक कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला है। अभी भाई इलेक्शन से विधानसभा में पहुंचे थे और एक माहौल बनता था, लोग कहते थे कि 2, 4, 5 हजार वोट आएंगे। तो जनता जनार्दन होती है, जनता चुनाव में भगवान के बाद जनता होती है। इस समय जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। आपने भी देखा होगा, आप और सारे हमारे भाई जो बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी देखा होगा कांग्रेस तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और वही जो हमारा बढ़ना है वो मतों में परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से हम सबसे आगे होंगे। प्रदीप आदित्य जैन जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपने उम्मीदवार अच्छे उतारे हैं, संगठन में आप अभी कमजोर हैं। हालांकि ये अलग बात है कि प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही है और लोगों की सहानुभूति भी उनके साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन जो आपका G23 है ना, वो G23 अभी आपकी अंदरूनी समस्या सुलझ नहीं पा रही, तो आप कैसे इतनी बड़ी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे? जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने और अजय भाई लल्लू ने एक रणनीति बनाई है
जहां पर चुनाव क्लियर हुए थे, जहां पर चुनाव होना थे, वहां पहले से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पहुंच गए थे और उन्होंने बूथ पर तैयारी 1 महीने पहले कर दी थी। कैंडिडेट का निर्णय तो बाद में हुआ। हम घाटमपुर हो, हम मतलब चूंकि हम एक एक सीट का विश्लेषण इसलिए नहीं करना चाहते कि आपके पास भी उतना समय नहीं है और आज हमारी एक मजबूरी है कि हमारे कोई मित्रवर हैं, उनके लिए प्लाज्मा का हमें अरेंजमेंट करने जाना है, वो हमने आपसे निवेदन भी किया था। जी जी। लेकिन हम अपने भाइयों से ये जरूर कहना चाहते हैं कि वो कांग्रेस को कमजोर नहीं समझे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2022 में सरकार बनाएगी और उपचुनाव में आज की स्थिति में हम सबसे आगे। ठीक है, ठीक है। मुकेश राजपूत जी, आपने चुनाव, दिल्ली का चुनाव देखा। हालांकि कांग्रेस दिल्ली में चुनाव हार गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को चुनाव जितवाने में कामयाब हो गई। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दिल्ली के चुनाव में भी जी हाँ विश्वकर्मा जी, दिल्ली के चुनाव में भी मैं खुद दिल्ली के चुनाव में रहा था और मैंने देखा है कि दिल्ली के चुनाव में पिछले जो हमारी है और कहीं नहीं कांग्रेस का और अन्य दलों का वहाँ सफाया होने की वजह से अब वहाँ पार्टी जीत गई है। लेकिन वहाँ कांग्रेस, हमारा ग्राफ बढ़ा है। आप वोट आप परसेंटेज दे, आपका वोट और परसेंटेज नहीं, आपका वोट और परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन आपकी सीटें घट गई सर, सीट नहीं आई वहां पर। देखो भैया, देखो मिनट ना, जी मुकेश जी, आपको आवाज मिल रही है? आपको आवाज मिल रही है? चलिए, मुकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है। उस्मानी साहब, आपके लिए बड़ी दिक्कत है, और दिक्कत इसलिए क्योंकि सपा बसपा जब मिल के चुनाव लड़े थे तब भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए थे, और अब तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने भी पूरे उम्मीदवार उतार दिए हैं और दोनों का वोट बैंक करीब करीब एक जो वोट बैंक है दोनों का एक है। वो विश्वकर्मा जी जो है, ये जो चुनाव होते हैं ये अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसकी परिस्थितियां अलग थी, अब ये विधानसभा का उपचुनाव हो, इसकी परिस्थितियां अलग है जी। आज जो स्थिति ये है कि सड़क पे संघर्ष कौन का पार्टी कर रही है। बिल्कुल ठीक बात, आपकी पार्टी संघर्ष करी, ठीक है, बिल्कुल ठीक करी। तो ये जो अभी ये कह रहे थे कि धान की खरीद शुरू हो गई है, तो ये इनके कागजों पे और इनके रजिस्टर पे शुरू हो गई होगी। हम तो अभी धरना देकर के आए हैं धान खरीद का। नहीं उस्मानी साहब, ये नहीं उस्मानी साहब, ये समस्याएं तो पहले भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है ना, वो सब पर भारी पड़ता है, बूथ सब पर भारी पड़ता है। संगठन नहीं, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं, कोई योजना नहीं, सरकार चलाने का इनको अनुभव नहीं। अरे उस्मानी साहब, अगर उनके पास कुछ है नहीं तो 2014 से लगातार कैसे चुनाव जीत रहे हैं? तेरा सहारा मतलब क्या पूरे देश में बेईमानी चल रही है? सरकारें बन रही है, विधायक चुने जा रहे हैं। इसका मतलब आप जब जीते थे तब भी बेईमानी हुई थी। 2012 में जब आप चुनाव जीते थे तब भी बेईमानी हुई थी क्या? बेईमानी ये लोग लगातार करा रहे हैं। इन्होंने गुजरात में बेईमानी कराई, इन्होंने मध्य प्रदेश मतलब भाजपा जीते तो बेईमानी और आप जीते तो ईमानदारी। सारे देश के पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव मतपत्र से हो, बैलेट पेपर से हो, तो इनको क्या परेशानी है बैलेट पेपर चुनाव कराने? अरे उस्मानी साहब, ये तो मांग काफी लंबे समय से चल रही है और इलेक्शन कमिश्नर उस पर सब कुछ कह के खत्म कर चुका है। जब स्थानीय निकाय नगर के चुनाव हुए थे तो मेयर के चुनाव जो थे वो मशीनों से हुए थे।
तो उसमें 90% जो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस्मानी साहब, प्रदीप आदित्य जैन साहब को जाना है तो उनसे कुछ सवाल ले लेते हैं। आप तो हमारे साथ रहेंगे, हम आपसे आगे चर्चा करते रहेंगे जी। कह रहा हूं कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव मेयर के मशीनों से हुए, वहां 90% भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और टाउन एरिया और नगर पालिका के चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हुए, वहां 90% भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो आप बताइए कैसी लोकप्रियता है? अगर लोकप्रियता होती तो टाउन एरिया उसकी अरे बात उसकी बात नहीं, कहीं कभी चुनाव हारती है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी कई विश्वविद्यालय में चुनाव हार गई, तो आप ये कहेंगे वहां बैलेट का इस्तेमाल किया इसलिए हार गई क्या? अब विश्वविद्यालय के चुनाव की तुलना विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव से करेंगे सर। आ रहा हूं उस्मानी साहब जी के पास चलते, आ रहा हूं उस्मानी साहब। प्रदीप आदित्य जैन जी, ठीक है। प्रदीप जी, आपने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो बहुत ही शानदार उम्मीदवार उतारे हैं। जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव हुआ, आप चुनाव हार गए लेकिन भाजपा को जीतने नहीं दिया, क्या यही स्ट्रेटेजी उत्तर प्रदेश में भी है क्या? उस्मानी जी की इस बात से सहमत है कि चुनाव एक टूटी हुई चूड़ियों का खेल होता है। जिस तरह एक वो बच्चे चूड़िया वाला एक वो देखते हैं, हर बार एक नई तस्वीर बनती है। हम लोग अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ते, सारे लोग ये जरूर है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना चाहती है, भगाना चाहती है, लेकिन सर नहीं, लेकिन सर रणनीति भी किसी कोई चीज होती है ना। जैसे बिहार में चुनाव चल रहा तो भाजपा की रणनीति वहां काम कर रही है, दूसरी पार्टियों की रणनीति, तो राजनीतिक रणनीति भी कुछ चीज होती है। आज आप देखिए बलिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने सीओ और एसडीएम के सामने गोली मार दी। जंगल राज चल रहा, क्या जनता नहीं देख रही थी भी? जनता खबर नहीं पड़ रही? पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब ये चाहे कुछ भी कर लें। अच्छा सर, एक जल्दी से आपसे एक और जवाब चाहेंगे। देवरिया सीट जो है वो ब्राह्मणों के लिए रिजर्व हो गई है। मैं देख रहा हूं कि आपकी राजनीति नहीं करती, नहीं कोई भी पार्टी नहीं करती सर, कोई पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती, ये मैंने मान लिया है। लेकिन जो देवरिया की सीट है ना, वो ब्राह्मणों के लिए, खासकर त्रिपाठियों के लिए रिजर्व हो गई है। चारों कैंडिडेट त्रिपाठी। सर्वे में उनका नाम आया, लोगों ने रिकमेंडेशन की, वर्करों ने कहा, तो जिसका रिकमेंडेशन किया उसका नाम कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने तय किया। वैसे ही घाटमपुर का गांधी ने तय किया। नहीं, ये नहीं, अच्छे कैंडिडेट हैं सर, सारे अच्छे कैंडिडेट हैं। आपका कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कोई, मैं पहली बार देख रहा हूं, ये कोई नए तरीके का गणित है क्या कि 4 के 4 ब्राह्मण, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है पब्लिक के पास। एक बार कांग्रेस से भी जैन लड़ा, बीजेपी से भी जैन लड़ा, निर्दलीय भी जैन लड़ा, लोकदल से, झांसी में ब्राह्मण सब पार्टियों से लड़े। तो ये स्थितियां निर्मित होती हैं, वहां पर हर दल के अंदर जो जिसको अच्छा लगा उस आधार पर दिया। हम लोगों ने जो प्रत्याशी दिए हैं वो कार्यकर्ताओं की राय जानकर, उस व्यक्तित्व के बारे में जानकर, और ये जानते हुए दिए हैं कि ये कांग्रेस की मजबूत ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, इस बार कोई सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बार आप लोगों ने अच्छी मेहनत किया है। लल्लू भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगी हुई है। और मैं बार बार कर रहा हूं, मैं आपको भी लगातार वॉच कर रहा हूं, आपने भी बहुत अच्छा शानदार मेहनत किया है। लेकिन क्या अभी आप किसी परिणाम तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं क्या? कि जब भी कोई टीम मैच खेलती है वो जीतने के लिए खेलती है। ये धोखेबाज लोग, मक्कार लोग, जिन्होंने सिर्फ बांटने का काम किया, लोगों को लूटने का काम किया, गरीब आदमियों को लाइन में लगा दिया, हर चीज को कॉर्पोरेट की जेब में डाल दिया, उनको जवाब देने के लिए आज
हर राजनीतिक दल तत्पर है, क्योंकि लेकिन सर उनके इसके पास तत्पर है। लेकिन सर उनके पास में जो ब्रह्मास्त्र है ना, प्रदीप आदित्य जैन जी, मैं आपसे एक सवाल समझना चाह रहा हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी के पास जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो ब्रह्मास्त्र किसी के पास में नहीं है। हम ये कह रहे हैं सारे राजनीतिक दल के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री संत होते हुए उसके सामने संत को गोली मारी जाती। आज बलिया के अंदर सीओ और एसडीएम के सामने बड़े नेता ने गोली मारी। आज झांसी में पॉलिटेक्निक में गैंग रेप हुआ, आज फिर झांसी के अंदर हो गया। कहीं कोई दिन ऐसा नहीं लगता। सरकार का काम क्या होता? ठीक है अगर जंगल राज जी। सरकार का काम क्या होता? ठीक है सर। अगर जंगल राज मंत्री और मंत्री का मतलब क्या है? ठीक हर है आदमी परेशान है। जैन साहब जी मुकेश जी हाँ विश्वकर्मा जी, मैं जैन साहब को बताना चाह रहा हूँ। जी देखिए, जी, जी। कहीं पर भी अपराध जब होता, पहले तो कोई भी अपराध होना नहीं चाहिए। और कहीं अपराध कोई होता है, चाहे गैंग रेप हो और चाहे किसी का मर्डर हो, चाहे संत का हो, चाहे किसी सामान्य आदमी का हो, या कोई जनप्रतिनिधि का हो, ये सब काम जो है बहुत ही निंदनीय काम है। लेकिन ये काम जो कर रहा है उसके खिलाफ में शासन प्रशासन और सरकार कार्रवाई कर रही कि नहीं कर रही, इस पर देखना चाहिए। अधिकारी मुकेश हमारे भाई, एक्शन ले रहे कि नहीं ले रहे, उस पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। और यही बात मुकेश कह रहे हो भाई, तो आप अपने भी प्रांत उठा के देख लीजिए जैन साहब, आप राजस्थान की स्थिति उठा के देख लीजिए। वहां पर भी बेटियों के साथ में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार के केस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा। तो आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में ही ये अकेले हो रहे हैं या योगी जी की सरकार में ही ये हो रहे हैं। ये तो रेप जो हो रहे हैं, ये सब किसी भी बेटी के साथ में बलात्कार हो, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कि उस स्टेट के लिए और उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए नहीं हो सकती। लेकिन कहीं बलात्कार हो रहे हैं तो बलात्कार पर कार्रवाई। ठीक है सर। मुकेश जी, मेरे पास मजबूरी है ब्रेक पर जाने की। ठीक है मुकेश जी, ब्रेक पर जाने की मजबूरी, क्योंकि प्रदीप जी को जाना है। प्रदीप जी जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। चाहते हैं, वो कह रहा है कि अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने डीएम के खिलाफ कितनी सख्त टिप्पणी की। राजस्थान के अंदर रेप हुए निंदनीय है, लेकिन कार्रवाई हुई। सड़कों पर दूसरे राजनीतिक दल आने पे यूपी में मजबूर होते हैं, लेकिन राजस्थान में आपके मोदी जी, आपके बड़े नेता वसुंधरा राजे कोई मार्च नहीं करते। अपराधी पकड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई होती है आपकी। ठीक है अब सर, जिस बहुत चीज ही को ठीक है सर, बहुत ही विनम्रता से कहना चाह रहा हूं, मजबूरी है मेरी ब्रेक पर जाने की। मुकेश जी, मजबूरी है मेरी ब्रेक पर जाने की। प्रदीप जी माफ करिएगा, मजबूरी है। वापस लौट के आएंगे, आप लोगों से चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो चक्रव्यूह के साथ द्वार है वो कौन तोड़ेगा, कौन अभिमन्यु बनेगा, कौन अर्जुन होगा और कौन महाभारत जीतेगा। ये हालांकि ये पूरी महाभारत नहीं है, ये महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि ये चक्रव्यूह रचा गया है, उसमें उसको कौन भेद पाता है ये देखना काफी दिलचस्प है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971
496-497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। और हमारे साथ अभी प्रदीप आदित्य जैन साहब भी जुड़े हुए थे, लेकिन उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जाना है और इसके बावजूद उन्होंने अपना आधा समय निकाल करके हमको दिया और अब वो हमारे साथ में नहीं जुड़े रहेंगे। खैर, बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े। मुकेश जी का रुख करेंगे। मुकेश जी, बड़ी बात यह है कि सारे लोग पूरी तैयारी के साथ में चुनाव में उतर रहे हैं और आपके लिए कहा यह जा रहा है कि ये प्रतिष्ठा का सवाल है, कैसे बचेगी प्रतिष्ठा? क्या क्या प्लस पॉइंट है इस बार आपके? भारतीय जनता पार्टी के पास सभी प्लस पॉइंट ही हैं। दूसरा, अभी आप हमारे जो समाजवादी पार्टी के लीडरान कह रहे थे जी कि साहब के माननीय योगी जी को सरकार चलाना नहीं आता। जी मैं कहना चाहता हूं इनसे, योगी जी उस पार्टी के मुख्यमंत्री है जिसमें विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर एक बात। दूसरा, देश के अंदर कई राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और योगी जी यही नहीं, योगी जी की आप जो देखिए कि उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, पूरे हिंदुस्तान में अपनी लोकप्रियता है और लोग उनकी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। आप गांव में जाके देखिए, आप नजरे में जाके देखिए कि आम आदमी ये कहता है आज हमारी फसल भी सुरक्षित है, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं, हमारा घर भी सुरक्षित है, हमारा ट्यूबवेल भी सुरक्षित है। तो इससे बढ़िया सरकार कौन सरकार चला के सकता है? हाँ, कोई परेशान है तो गुंडे माफिया जरूर परेशान है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के भी हो, लेकिन जो अपराधी हैं, अपराधियों में जरूर दहशत है। ठीक है उस्मानी साहब, आप कह रहे हैं कि इनको सरकार चलाना नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो पूरे देश में घुमाया जा रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश से पूरे देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भेजा है चुनाव लड़वाने के लिए। ऑल इंडिया में उनकी डिमांड है, ऑल इंडिया में उनकी जनसभाएं लगी हुई है। तेलंगाना भी भेजा था और सब जगह इनको भेजा था, सब जगह बहुमत की इनकी सरकार बन गई। राजस्थान भी भेजा था, मध्य प्रदेश भी भेजा था, छत्तीसगढ़ भी भेजा था। और जो है किसान बहुत खुश है, फसल उसकी बच रही है, धान का कोई पूछ नहीं रहा है। 2000 रुपए में बिकना चाहिए, 1000 रुपए में कोई लेने वाला नहीं है। वो गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो रही है, लखीमपुर खीरी में निर्वेद कुमार मिश्र, मुन्ना भैया पूर्व विधायक की हत्या हो रही है, पंडित जी की। लगातार पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही है। हाथरस में दलित बेटी की बलात्कार। इतना बड़ा सूबा है, अरे इतना बड़ा सूबा है उस्मानी साहब, 23 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश में। अब जी आप ही कहते, आपकी जब सरकार थी तब आप कहते थे कि इतना बड़ा सूबा है, कुछ ना कुछ तो घटनाएं होंगी जी। प्रदेश का मतलब ये नहीं है कि जनपद के हर थाने में बलात्कार की घटनाएं होंगी। प्रत्येक जनपद के कितने जनपद के हर थाने में बलात्कार का मतलब मालूम है सर आपको उस्मानी साहब? कितने थाने हैं जनपद पूरे प्रदेश में? इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें मालूम नहीं उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाती तो FIR नहीं लिखी जाती। चलिए हम बलात्कार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सर उस्मानी साहब, हम चर्चा राजनीति पर कर रहे हैं, कैसे चुनाव जीतेंगे आप जी। उस्मानी साहब आप मुझे बलात्कार की जगह पर यह बताइए, आपका चुनाव जीतने का मंत्र क्या है?
जीत दर्ज कर ली। उस्मानी साहब, मैं जो सवाल कर रहा हूं आपसे कि आप चुनाव जीतने का मंत्र बताइए, क्या क्या तैयारी की आपने, कैसे चुनाव जीतेंगे, जनता कैसे आपको एतबार करे आप पर? 20 यूथ तैयार है, हर बूथ पे हमारी कमेटी तैयार है, एक एक बूथ पे लड़ेंगे। और अरे ये बता दीजिए, आपके भारतीय जनता पार्टी के पास में सवर्ण भी है, बैकवर्ड भी है, दलित भी है, सब सारे हैं उनके पास में, आपके पास कौन सी जाति है जरा बताइए? यादव को छोड़ करके, यादव भी आधा छोड़ के चला गया आपको। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए उस्मानी साहब, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए। आप अपनी जीत का वो बताइए, ये मत बताइए कि इससे आपसे ज्यादा तो बूथ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है, उसी के सहारे तो वो चुनाव जीतती आई है। जी, आज जो पूरे प्रदेश में 102 एम्बुलेंस, 108, 112 पुलिस, आपका जो एक आगरा एक्सप्रेस वे, पूरे प्रदेश में विकास की गंगा जो बात है। जी, ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। आज पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, चलना मुश्किल है। आप चले जाइए सीतापुर से दिल्ली, रास्ते भर गड्ढे ही गड्ढे हैं, कोई सड़क नाम का जगह नहीं, गड्ढे में सड़क है, ये स्थिति है। हम ठीक है, ठीक है। उस्मानी साहब रुकिए, हमारे साथ में बहुत देर से भूपेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास चलते हैं आप ही का सवाल लेकर के। ठीक है उस्मानी साहब, आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, ठीक है। चुनाव विकास के मुद्दे, भूपेंद्र तिवारी जी, उस्मानी साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। मुश्किल तो यही है कि कोई भी पार्टी का इस उपचुनाव में, इस सातों जो चक्रव्यूह है, इस उपचुनाव में कोई भी पार्टी अपने विकास के मुद्दे को आगे करके लड़ना नहीं चाह रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि जो एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, उसने फिर से ज्वाइनिंग करानी शुरू कर दी और कई जो पुलिस की भर्ती थी उस पर भी ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। तो इसका माइलेज लेने की एक कोशिश तो हो रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे को कहीं न कहीं दबा दिया जाए और उसको आगे जाकर के ठीक है, इसी बहाने अगर लोगों के दबाव में वही मैं कह रहा हूं, अगर सरकार काम करती है तो अच्छी बात है ना। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कहने जा रहा हूं भाई, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अच्छी बात यही है कि दबाव में ही सही सरकार ने एक अच्छा कदम उठा करके जो भर्तियां रुकी हुई थी उसको अच्छा शुरू कर दिया, उनको नियुक्ति पत्र जारी करना शुरू कर दिया, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया, ये अच्छा काम हुआ। कल देखिए, कल 31,226 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। नहीं, इसके साथ साथ मैंने बताया कि पुलिस वाली भर्ती जो 2018 की पुलिस भर्ती थी 17,000, उसकी भी उन्होंने ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है, वो भी एक अच्छी बात है। आपसे मैं जो जानना चाह रहा हूं, बताइए, समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्या आपको लगता अरे है? अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना था तो भैया सीधी सी बात है कि मल्हनी सीट आप हमसे एग्जांपल ले लीजिए। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए उनके पारसनाथ के पुत्र को टिकट दिया है, वहां तो जातिवाद के मुद्दे पर सीधे चुनाव लड़ा जा रहा है। देवरिया की सीट ले लीजिए, सीधे चारों कैंडिडेट ब्राह्मण है, वहां पर ब्राह्मणवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर इसी मल्हनी सीट की बात मैं कर लूं तो इसी मल्हनी सीट पर दो ठाकुर प्रत्याशी हैं, एक निर्दलीय है, एक भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उतार रखा है, मनोज सिंह को उतार रखा है। अभी आप वेस्टर्न में चले जाइए या नौगवा की सीट ले लीजिए, नौगवा की सीट पर क्या हो रहा है। तो विकास के मुद्दे पर चुनाव कहां लड़ा जा रहा है? यहाँ तो स्थानीय मुद्दे पर और माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज लेने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हमें तो विकास कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है मुकेश, सातों चक्रव्यूह में विकास मुझे कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है मुकेश जी, समाजवादी पार्टी कह रही कि वो अपना काम बोलता है का स्लोगन एक बार फिर लेकर के मैदान में उतरेंगे। आपका कौन कौन सा काम बोलेगा? आप किस पर चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो या तो बिजली आ रही थी आपकी इटावा में आ रही थी, या बिजली आ रही थी तो आपके मैनपुरी में आ रही थी, या कन्नौज में आ रही थी, या आजमगढ़ या आ रही थी, रामपुर में बिजली आ रही थी। अब पूरे प्रदेश में बिजली फुल थी। मुकेश जी, मैं माफ करिएगा, आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं मिला। आप किस पर चुनाव लड़ेंगे? क्या विकास पर आप भी चुनाव लड़ेंगे? विकास होगा आपका मुद्दा? वो आज देश में 70 साल से और सरकारें रही हैं,
वो विकास नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की जो सरकार ने काम किया है, आप भी देख रहे हैं आज हर गांव में बिजली जा रही है, हर गांव में विद्युतीकरण हो गया है, हर गांव के विकास में शौचालय बन रहे हैं, हर आदमी, गरीब आदमी को छत मिल रही है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सब छत दिए, आवास दिए जा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, हर आदमी के लिए। मुकेश जी आपने कहा सबको आवास दिए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने 5 लाख मकान बनाए हैं, लेकिन पिछले चुनाव में तो आप 12 लाख मकान खड़े दिखा रहे थे कि 12 लाख मकान खड़े हैं, खाली आप लोग को देना है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी आवास हैं, बराबर हम लोग आवास लोगों को उपलब्ध करा रहे। जो हमारे यहाँ जो 2011-12 की सूची थी उत्तर प्रदेश की, वो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में सैचुरेट हो गई। कोई एक आध गांव बचा होगा जहां 10, 20, 50 आवास रह गए होंगे। नहीं, शेष आवास की हम लोगों ने नई सर्वे सूची बनवाई है, उसको भी हम लोग 2000 अब महीना 15 दिन में उसे भी लागू पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी, जो हमारी अभी नवीन सूची बनी है। तो इसलिए हम सबको आवास देने की, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, सबको हम आवास 2022 तक मुहैया कराएंगे। हमें विश्वास है कि हम 2022 से माननीय प्रधानमंत्री। मुकेश जी प्रदेश की 23 करोड़ 24 करोड़ जनता है, मात्र 5 लाख मकान अभी बने हैं, सबको मकान कैसे मिलेंगे? नहीं है मान्यवर, उनको ही आवास दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो नहीं है हमारा मकान बना हमें भी आवास मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। भूपेन जी, बिल्कुल ठीक। भूपेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भूपेन जी। मुकेश जी जरा सा एक चीज हमें बता दें, सांसद जी जरा एक चीज हमें बता दें कि इस समय आपके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है कृषि बिल को लेकर के। आपको शायद मालूम नहीं है, इसी लखनऊ में या और जगहों पर इस समय आलू 40 रुपया किलो बिक रहा है और आने वाला नवरात्र सामने है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं जब से आपका कृषि बिल आया है। तो इससे बिचौलियों को फायदा हो रहा है या कृषकों को फायदा हो रहा है? जरा इसी का जवाब दे दें सर। बिक रहा है, मैं आपकी ही बात मान ले रहे हैं। हमारा टमाटर भी 80 रुपए का है सर। टमाटर भी 80 रुपए का है सर। टमाटर भी सुर्ख हो चला है। टमाटर की सीजन आप है और वो बढ़ गया होगा, लेकिन यही टमाटर अभी जब सीजन थी तो वो 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन आज सीजन आप कोई किसी फसल की सीजन जब आप होती मतलब। अरे सर, जब सीजन नहीं था तब ये टमाटर उस समय सस्ता मिल रहा था कोरोना की वजह से, लेकिन कृषि बिल लाने के बाद हमारा प्रश्न ये है कि कृषि बिल लाने के बाद बिचौलियों को फायदा हो रहा है या किसानों को या उपभोक्ताओं को? तीनों में से किसको फायदा हो रहा है? तो हमारे साथ इस चुनाव में लेने जा रहे हैं, ये तो एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तकलीफ आ गई। अच्छा एक चीज बता दीजिए जी, आपने ये कानपुर की सीट है उसमें जो कैबिनेट मंत्री थी वरुण रानी जी, उनकी बेटी को टिकट देने का था, लेकिन उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया। क्या आपको वहां पर इमोशनल कार्ड नहीं खेलना है क्या? है अब जैसे वहां तो हजारों की संख्या में बड़े लीडर हमारे हैं और उनकी क्या सोच रहे होंगे, जो वो सोचते हैं वो पॉजिटिव ही सोचते हैं, पार्टी हित में सोचते हैं और लोगों के जो नीचे से जो रिपोर्ट जाती है उसके आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। नहीं वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने संगीता चौहान को टिकट दिया, जो चेतन चौहान की पत्नी है वहां तो टिकट दिया, और लेकिन कानपुर में नहीं टिकट दिया। यहाँ तो कार्यकर्ता की जो ओपिनियन जाती है उसी हिसाब से पार्टी हाईकमान निर्णय लेती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट से भी रिपोर्ट लेती है और फिर वो अपना व्यक्तिगत सर्वे करा के हाईकमान उसमें निर्णय लेता है। उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात। उस्मानी साहब, आपने जौनपुर की सीट आपकी फंसी हुई है। जौनपुर में आपने आपके बड़े नेता थे पारसनाथ यादव, उनके बेटे को टिकट दिया है। क्या लगता है कि जो इमोशनल कार्ड खेल करके क्या सीट बचेगी आपकी? क्योंकि जौनपुर के सांसद वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनका खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल। सांसद साहब आप सांसद वही सांसद साहब आप सांसद हैं, तो
तो दबाएंगे, ये ठीक नहीं है, बोलने दीजिए उनको, इनकी भी आवाज आने दीजिए। जब रिजल्ट आएगा ना जी पता लग जाएगा आपको, खाता आपका नहीं खुला कि हमारा नहीं खुला है। अभी बता रहे थे, अभी आप बता रहे थे कि हमारे साथी कि जो है आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है तो किसानों का फायदा हो रहा है। किसानों का फायदा नहीं हो रहा है, आप जो है धन्ना सेठों का फायदा करा रहे हैं। मान्यवर मैं आलू की बेट से आ रहा हूँ, मैं आलू की बेट से फायदा करा रहे हैं। फरुखाबाद में आलू एशिया में सर्वाधिक पैदा होता है और मैं स्वयं किसान हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ। आज भी हमारे यहाँ किसानों का ही आलू है। में आप उसको जो है उससे, अरे आपकी योजनाएं ही जो है वो अडानी और अंबानी और उद्योगपतियों नहीं भाई, नहीं भाई उस्मानी साहब, आप इधर उधर चले जाते हैं, आप सीधा यहीं पर रहिए ना। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, मुझे वो बताइए क्या जवाब है आपके पास? मुद्दा भी है जी बताइए। वो पास में जी, जो सांसद ने कहे आप मुद्दाहीन है और जिसको सांसद ने कहे आप मुद्दाहीन है और दिशाहीन है। आपको कुछ लगता नहीं है तभी आपके अडानी ले आते हैं। आपने कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा था 15-15 लाख सबके खाते में देंगे। कहाँ गई आपकी योजनाएं? आपकी योजनाएं कहाँ गई? कोरोना के नाम पे जो फंड इकट्ठा किया है, हमारी योजना हर गरीब को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, हर गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5-5 लाख रुपए की हम लोग उन्हें इलाज के लिए दे रहे हैं। और हर किसान के नहीं जा रहा, 6,000 रुपए उनके हर आदमी हॉस्पिटल में 5-5 लाख, हर गरीब के 5-5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से दे ही रहे हैं। और जो हमने कहा वो उससे ज्यादा करके दिखाया। हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, राम मंदिर भी बनाया। उस्मानी साहब देखिए, उस्मानी साहब देखिए, ये है ब्रह्मास्त्र। राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, और राम मंदिर तो सबसे बड़ा मुद्दा है। मुकेश जी अपने असली उसमें रूप में आ गए हैं। तो हमारा है ही, लेकिन हमने जो कहा था वो भी हमने करके दिखाया। किसान भी हमारा है, राम भी हमारे हैं जी। मुकेश जी, किसान भी हमारा है, राम भी हमारे हैं। भ्रष्टाचार किया, राम भी हमारे हैं जी। किसान भी हमारा है, राम भी हमारे हैं। किसान भी हमारे, राम भी हमारे। लेकिन किसानों की सुध लेंगे कब सर? जी, किसानों की सुध लेंगे कब? यहाँ तो सारे बिचौलिए मजा मार रहे हैं आपके कृषि बिल का सारा मजा तो ले जा रहे हैं सारे बिचौलिए। अरे आपको लग रहा है, देखिए किसान से जाके पूछिएगा जाके, किसान कहीं कोई परेशान नहीं है, किसान खुशहाल है। आप लेके आए थे उस किसान का विरोध करने आए, आप खिलाफ हो गए, आप खिलाफ हो गए। अब आप कह रहे हैं कि धान नहीं खरीदे। आज से धान खरीद चालू हो गई, आगे आने वाले समय मक्का की भी खरीद चालू होने वाली है। कहीं किसान कोई परेशान नहीं। आप अपनी सरकार देखिए, आपकी सरकार में जो धान खरीदा गया था उससे हमारी सरकार कम से कम 100 गुना ज्यादा धान खरीदी। अरे ये मुकेश जी, भूपेंद्र तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं सर। भूपेंद्र तिवारी जी सवाल खड़े कर रहे थे। बिचौलियों को लाभ मिल, वो कह रहे हैं कि वो बिचौलियों को लाभ मिल रहा है, जो आप बिल लेके आए हैं किसान का, वो उसका फायदा बिचौलियों को मिल रहा है, किसानों को नहीं मिल पा रहा है। विश्वकर्मा जी, हमारे विशेषज्ञ जी को पूरी जानकारी ने, मैं स्वयं किसान हूँ, मुझे मालूम हमारे फरुखाबाद में, मेरी सुन लीजिए, मैं किसान हूँ, आप गलत कह रहे हैं। हाँ, जानकारी नहीं है, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। जो बिल लाए गए इसमें कई बिचौलियों को फायदा होने वाले नहीं, इसमें बिचौलिया पैदल होंगे, इसमें किसानों को ही फायदा होगा। किसानों के पैरों में बेड़ियां पड़ेंगी और किसान अपने घर का खुद मालिक हूँ, खेती में खुद करवाता हूँ, इसलिए मुझे एक एक चीज का मालूम है रेट। उसके जो बेड़ियां पड़ी थी वो बेड़ियां तोड़ दी थी। आप मंडी की धान बेचे हैं, आप मंडी की समस्याओं को जानते हैं। मंडी में पहुंचिए तो धान सबसे पहले आप अलग करना पड़ता है, हल्का धान अलग करना पड़ता है, मोटा धान अलग करना पड़ता है।
मंडी की समस्याओं को कभी आपने देखा है? ठीक है, समय खत्म हो रहा भाई। उस्मानी साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट। जी सर। मुकेश राजपूत जी, आपका फाइनल कमेंट। आपने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि 7 की 7 सीटें जीतेंगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर प्रचंड बहुमत से मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सीट पहले जो वोट मिले थे उससे कम 1.5 गुना ज्यादा वोट लेके हमारे सब कैंडिडेट आएंगे, सभी सीटें हम जीतेंगे। यही मैं आपको अपनी तरफ से विश्वास देना चाहता हूं। इस प्रदेश ठीक है, प्रदेश के लोग विश्वास कर रहे हैं, सरकार पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, सब पूरा प्रदेश खुशहाल है। ठीक है उस्मानी साहब, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं अपराधियों। ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। उस्मानी साहब, अरे मुकेश जी, उस्मानी साहब को फाइनल कमेंट दे देने दीजिए भाई। 400 सीट जीतने पर हम आधा है। जब विकास पे हमसे हार गए तो राम मंदिर पे आ गए। कहा हमने वादा किया था राम मंदिर बनाने का, तो आपने वादा तो 15-15 लाख रुपए भी देने का किया था। आपने वादा तो रोजगार भी देने का किया था। ठीक है सर, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है सर, समय समाप्त हो रहा है। इनको उतार फेंकेगी और समाजवादी पार्टी। आप भ्रम मत फैलाओ, आपके भ्रम से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। गोरखपुर इलाहाबाद फूलपुर में हराया था तो याद नहीं, भूल गए क्या उपचुनाव? आपको दोनों हराए थे कि नहीं हराए थे? ठीक है सर, जल्दी से भूपेंद्र जी का कमेंट ले लेते। भूपेंद्र जी देखिए, इस समय एक चीज तो आप तय कर लीजिए कि ठीक है, बीजेपी आप 7 सीट आप लेने के लिए बिल्कुल नालायक हैं और बिल्कुल आपका ये दम है कि आप 7 सीट लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 3 सीट आपकी फंसी हुई है, उस पर आप ही के लोग दम ठोक रहे हैं और आपकी सीट को फंसा के रखे हैं। इस चुनाव में बिखरे हुए विपक्ष का फायदा बीजेपी को निश्चित मिलने जा रहा है और सत्ता के में होने का, उपचुनाव में सत्ता में होने का फायदा बीजेपी को वास्तव में मिलेगा। विकास का मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन विकास के मुद्दे पर न होकर के जातिवाद और स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यही हमारा फाइनल कमेंट। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चक्रव्यूह के 7 द्वार है और कौन भेदेगा इन 7 द्वारों को, ये देखना काफी दिलचस्प है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, अपने अपने वादे कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो विकास के दम पर चुनाव लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसका संगठन मजबूत है, बूथ मजबूत है और उसने जो काम किए हैं वो पूरे, जो वादे पूरे किए हैं उसके दम पर वो 7 सीटें जीतेगी। कांग्रेस का दावा है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, हालांकि उन्होंने ये दावा नहीं किया कि वो पूरी सीटें जीतेगी, लेकिन उनका मानना है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।